नमस्कार दोस्तों, थोड़ा शीशा साफ कर रहा था। थोड़ी धुंधलाहट सी तस्वीर आ रही थी। पहले तो सबसे पहले नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। केपीएस यादव जी, जय हिंद। महेंद्र शर्मा, राम राम जी। बिल्कुल सर, राम राम जी, आपको सबको राम राम जी। और भाई भी लाइव जुड़ जाते हैं, क्योंकि बात बड़ी रहती है मेरे पास में। छोटी बात तो मैं कभी करता ही नहीं। बड़ी बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर समानता, न्याय और स्वाभिमान दिया, आत्मसम्मान दिया। और मैं उसी कुएं के अंदर रहता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो पूर्व सैनिकों का जो सबसे पहली जो मांग है वो है समानता की, न्याय की, स्वाभिमान की और न्याय की, आत्मसम्मान की। भाई फोन भी। सैनिक भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि अभी अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और 0.3 मोदी सरकार ने वापसी की है। भले ही वो गठबंधन की सरकार हो। और सन 70 कल से चल पड़ा है, 23 से। और 70 के दौरान जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों तक भी पूछ रहा है। यहां पर बहुत सारी सोशल मीडिया में खबरें भी आ रही हैं, दबा के आ रही हैं कि ओआरओपी थीम, जो मोदी सरकार का 100 दिन का एजेंडा है, जिनमें वो 100 दिन के अंदर कौन कौन से कार्य करेगी मोदी सरकार, तो उसके अंदर ORP3 है, 18 महीने का डीए है, 8वां वेतन आयोग है, कम्यूटेशन है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। अखबार भी, इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के अखबार हों, सभी जगह ये खबरें चल रही। अब देखते हैं कि ये इतना प्रेशर किसने डाला हुआ है सरकार पे कि आए दिन सभी जगह ये खबरें चल रही। तो दोस्तों, ये जो दबाव डाला है, ये डाला गया है जो केंद्र सरकार के जो सिविल कर्मचारी, जो उनकी यूनियन है, चाहे वो रेलवे की बात कर लो या अन्य विभागों की बात कर लो। और मैं एक एक खबर से उनकी वाकिफ रहता हूं कि उन्होंने इतना दबाव डाल दिया कि वित्त मंत्री के पास तक लेटर जा रहे हैं और वहां से भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है कि सरकार बहुत गंभीर है कर्मचारियों को लेकर। क्योंकि सरकार को आईना दिखा है 2024 के लोकसभा में, जब उसको फुल बहुमत नहीं मिला। आज वो गठबंधन की सरकार चल रही। और ये भी हमारे लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से 10 साल निकले हैं फुल बहुमत की सरकार ने, कि कोई आए दाए बाए साए कोई हो, कोई रोता रहे, कोई मरता रहे, कोई बिलखता रहे, कोई न्याय मांगता रहे, कोई समानता मांगता रहे, पर एक तरह से तानाशाह ने कभी उन आवाज को सुना ही नहीं। क्योंकि वो फुल बहुमत में एक तरह से अहंकार आ गया था कि मैं ही राजा हूं। और वो लोकतंत्र को, लोक को तंत्र से चलाना चाह रहे थे। मतलब संविधान से नहीं, लोकतंत्र से नहीं, तंत्र से, जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके। यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए मैं अपनी बात पे वापसी करूं कि मुद्दे तो बहुत गंभीर हैं पूर्व सैनिकों के। ORP3 है जो 1 जुलाई 2024 को रिवीजन होनी है और 1 जनवरी 2026
जिसके लिए समय बचा है सिर्फ 18 महीने 8वें वेतन आयोग के लिए। और जो नियम बोलते हैं वो ये कहते हैं कि 18 महीने पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी गठित हो जानी चाहिए। ये भी बहुत गंभीर है। तो कर्मचारियों ने इसके ऊपर पूरा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और 18 महीने का डीए जो कोरोना महामारी में सीज किया गया था, सिविल के जो करोड़ों कर्मचारी हैं वो उस पर भी दबाव बनाए हुए हैं कि अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ऊपर चली गई, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। तो 18 महीने का जो डीए था, जो एरियर था, वो दिया जाए। वाकिफ है, होना भी चाहिए। और मैं इसलिए भी कह सकता हूं इस बात को पुरजोर तरीके से कि हमारा जो सैनिक समाज में जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं वो सिर्फ 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है। क्या सरकार के 100 दिन के एजेंडे में ये सभी मांगे हैं या नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अखबारों में भी आ रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, मतलब जहां भी आप देखोगे केंद्रीय कर्मचारी की ये मांगे। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने लिखा है लेटर 8 मांगों के लिए, किसी ने 7 मांगों के लिए, किसी ने 6 मांगों के लिए। सरकार है दबाव में, सरकार दबाव में। इसका मैं सीधा सा सरल सा एक जवाब देता हूं, बिल्कुल दबाव में सरकार। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी जो करोड़ों में है और उसके बाद में जो केंद्रीय कर्मचारी सर्विस पर्सन है, क्योंकि वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, उनका भी दबाव जबरदस्त जा रहा है सरकार के ऊपर। पर 100 दिन के एजेंडे में क्या इन चीजों को शामिल किया है? जबकि मैं 8वें वेतन आयोग की बात बाद में करूंगा, मैं OROP 3 की बात करूंगा, जिसके लिए सिर्फ 4-5 दिन का समय बचा है, 1 जुलाई को जो रिवीजन होनी है। तो अगर हम देखें कि सरकार को अभी तक OROP 3 की टेबल निकाल देनी थी, क्योंकि 1 जुलाई से तो वो लागू है, तो टेबल निकाल देनी थी। पर 100 दिन के एजेंडे में ये पॉइंट शामिल नहीं है सरकार के। ना OROP 3 है, ना 8वां वेतन आयोग है, ना DA 18 महीने का सीज है, वो है। हां, दबाव चारों तरफ से। और नई सरकार अपना आम बजट 23 जुलाई को लेके आएगी, उसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी। पर उससे पहले, क्योंकि अभी तो कसम परेड चल रही है, शपथ चल रही है, जो नए पार्लियामेंट मेंबर बने हैं उनकी, सत्र शुरू होगा। सत्र शुरू होने के बाद में पूरे चांस से हंगामा होगा। पर अब की बार केंद्रीय कर्मचारियों की जो बात है, चाहे वो कम्यूटेशन की हो, चाहे 18 महीने की DA की हो, चाहे 8वें वेतन आयोग की हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की हो, उनका हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो अभी फिलहाल अभी की जो स्थिति आ रही है, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो अपने अपने सांसदों को मांग पत्र दे रहे हैं और उनसे जवाब ले रहे हैं कि आप हमारी मांग को उठाना है। इसमें मैं एक और भी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सीकर
डिस्ट्रिक्ट के और सीकर लोकसभा के पूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो एक सांसद चुना है उमराराम, उन्होंने कल सीकर की जो पूर्व सैनिकों की सोसाइटी है, फाइट फॉर सोल्जर के नाम से है, तो उमराराम जी जब दिल्ली में आए तो उसने सबसे पहले सीकर के पूर्व सैनिकों से संपर्क किया कि आपका मांग पत्र मेरे पास में पूछ जाना चाहिए और सबसे पहले मैं पूर्व सैनिकों की आवाज को संसद में रखूंगा, उसके बाद में मैं किसानों की रखूंगा, जबकि वो किसान संगठनों का एक तरह से अध्यक्ष भी है और किसानों की जो आवाज है वो पिछले कई सालों से उठा रहा है। पर अब की बार उसने कहा कि मैं पहली बार जवानों के लिए बोलूंगा। तो इसके लिए मैं सीकर के पूर्व सैनिक भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको भाई प्रणाम करता हूं कि आपके सांसद ने इतनी बड़ी एक बात कही है कि अब की बार मैं संसद में जब जाऊंगा तो पहली बात या पहला जो मेरा शब्द निकलेगा वो सैनिकों के लिए निकलेगा। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं या पूर्व सैनिकों की वजह से आज मैं संसद में पूछा हूं। ये सीकर के पूर्व सैनिकों ने जो उमराराम को जो जोटा मारा है और जो उसको आगे बढ़ा के वहां भेजा है, तो अच्छी बात है कि एक तो सांसद है 543 में से जिसने पूर्व सैनिकों का हाल चाल पूछने के लिए सबसे पहले उनके पास में फोन किया कि मैं आप लोगों की आवाज उठाऊंगा और सबसे पहले आप लोगों की उठाऊंगा। नहीं तो भाई 542 और भी हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अब जो चीजें चल रही हैं या हम क्या कर रहे हैं और इस समय हमने क्या करना चाहिए, तो इस समय हमने करना चाहिए जो पूरे देश भर की संस्थाएं हैं पूर्व सैनिकों की, और खासकर मैं इन संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं 101% पूर्व सूबेदार मेजर, पूर्व सूबेदार ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन, इनको आगे बढ़ना चाहिए, हुंकार देनी चाहिए। और हुंकार न्याय के लिए, समानता के लिए, आत्मसम्मान के लिए और भेदभाव से निजात के लिए कि चलो रामलीला ग्राउंड, चलो जंतर मंतर। इससे हमारा भी कुछ सहयोग हो जाएगा। जो केंद्रीय कर्मचारी पिछले एक महीने से दिन रात उन्होंने एक कर रखा है, उनके अध्यक्ष कोई आंध्र प्रदेश से है तो कोई बिहार से है, कोई असम से, और वो एक महीने से मैं जो सिविल कर्मचारियों के अध्यक्ष को देखता हूं तो दिल्ली में डेरा डाले हुए। ये उनका कर्तव्य है जिस संस्था के वे अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष क्यों बनाया है उनको? क्योंकि वो घर में ना सो सके, वो दिन रात एक कर सके, तभी तो उनको अध्यक्ष बनाया है। और उनका मेन कर्तव्य भी है ये। अब हमारे जो पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष हैं उनको उन भाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए जो सिविल कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अध्यक्ष का कर्तव्य जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का, सभी को न्याय मिले, सभी को आत्मसम्मान मिले, सभी को समानता मिले। इसके लिए अध्यक्ष घर में नहीं सो सकता, वो घर में बैठ के सुबह शाम रोटी खा के टीवी नहीं देख सकता।
उसका कर्तव्य है कि वो दिन रात संघर्ष करे, संघर्ष के मैदान में रहे, वो दिल्ली और अपने घर को एक कर दे। ये उसका कर्तव्य है। पर हमारे वाले क्या कर रहे हैं? सदस्य के नाम से 400 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो। संडे के महीने के फर्स्ट रविवार को फलानी धर्मशाला में, फलानी गौशाला में, फलाने पार्क में, फलानी फलानी जगह मीटिंग होगी, या महीने के लास्ट रविवार को, और वहां चाय पकौड़ा खाएंगे। और जिनका कोई उचित नहीं है कि आप लोगों के लिए अभी कैंटीन में इतने सीसी की गाड़ी मिलने लग गई, ये वो जानकारी देंगे। पर वहां कोई सैनिक विधवा माता बहन बैठी है जिसकी पेंशन ही 12,500 रुपये है, उसके बारे में नहीं बताएंगे, या उसको ये नहीं पूछेंगे कि तू 12,500 रुपये में कैसे गुजारा कर रही है। ये होता है क्योंकि हमने एक गलत रास्ता चुना हुआ है, और मेरा कर्तव्य है कि हम सही रास्ते पे चले, सही रास्ते से ले जाके अपने पूर्व सैनिकों को आगे बढ़ाएं, उनकी मांगों को बढ़ाएं, उनको न्याय को बढ़ाएं। पर इसमें भी मैंने देखा है सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, लोगों को इलेक्शन जितवा देती है। जिस पार्टी की सिर्फ 44 सीट थी, आज वो 99 सीट लिए हुए। और जो सोशल मीडिया अपनी ताकत बनाई हुई थी, जो पहले बहुमत में थी, दूसरी सरकार में बहुमत में थी, और तीसरे में उसी सोशल मीडिया ने उसको पटकनी दे दी। सिर्फ सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया अगले कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में दिल्ली से केरला पूछ जाती है और केरला से जम्मू पूछ जाती है। ये होता है। पर मैंने देखा अपने इस जीवन में 10 साल में, मैं कितने भी कुछ भी कर लूं, पर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई, खुशखबरी आ गई, डीए कम मिलेगा, ओआरओपी में कितना बेनिफिट होगा, क्या होगा, डी मतलब ये कोई अर्जब की होना कुछ भी नहीं। अगर 10 साल पहले मेरा ही साथ दे देते और मैं ही करोड़ों व्यू पूछा देता सरकार के पास में, तो भाई जो भी आम बजट आते हैं ना, उसमें सरकार को पहले ही पता लग जाता कि पूर्व सैनिक आप लोगों के खिलाफ है और इलेक्शन में आप लोगों को वोट नहीं देंगे। हमने वोट तो नहीं दिए उनको, पर यह बात उन तक नहीं पूछ पाई सोशल मीडिया के जरिए। अब कोई ये कहे कि मैं कपिल भोजी इंडिविजुअल किसी के पास में पूछा सकता हूं क्या? प्रधानमंत्री के पास में इतना समय है कि वो मेरे को समय दे देगा, समय दे देगा तो मैं पूर्व सैनिकों की मांगों को रख दूंगा। कोई नहीं देता, पर सोशल मीडिया बता देती है कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, आम नागरिक क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, पूर्व सैनिक क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में। 14 भी ने बहुत बड़ा आंदोलन कर लिया। तो मैं फिर दरखास्त करता हूं कि पूरे देश भर के जो भी संस्था हैं पूर्व सैनिकों की, वो कृपया करके रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर पे आंदोलन करने की घोषणा करो संविधान के दायरे में। और एक दिन के आंदोलन जो भी घोषित करेगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कपिल फौजी, मैं उसका विरोध करूंगा। मैं पूरे देश के पूरे सैनिकों को कहूंगा कि एक दिन के आंदोलन में नहीं पूछना, ये स्वार्थ है, राजनीतिक का है, या सैनिकों की जेब को चंदे के लिए काटना है। मैं उसी का समर्थन करूंगा जो ये कहेगा कि जब तक जवानों की जायज मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम जंतर मंतर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे को 2 साल जंतर मंतर पे बैठना पड़े, या 2029 तक लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे को जंतर मंतर पे बैठना पड़े।
मैं उसी का समर्थन करूंगा। मेरी जो ड्यूटी लगेगी, महीने 3 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन की, 20 दिन की, मैं जंतर मंतर पे अपने 15-20 दिन अपनी हाजिरी लगातार लगा दूंगा जब भी मेरे को। तो भाई मैं जब 15-20 दिन लगा सकता हूं तो 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो एक सैनिक भाई भी अगर 15 दिन अपनी ड्यूटी वहां देगा तो उसका नंबर तो 3 साल के बाद में आएगा। तो नॉर्मल ही बात है इतना आंदोलन चलाना। तो आज हमारे को अपने हकों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने न्याय के लिए, समानता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज संसद के अंदर नए जो मेंबर हैं वो संविधान की कॉपी लेके शपथ ले रहे, और उसी संविधान में हमारे को समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। कोई अपने नेताओं के बारे में वहां पे जय हिंद का नारा लगा के जा रहा है, जिंदाबाद का नारा लगा के जा रहा है, कोई किसी का नारा लगा के जा रहा है। पर हम तो बात करेंगे अपनी समानता और न्याय की। तो जितने भी भाई हैं भाई, सोशल मीडिया पे तो कम से कम हमारे जैसे भाइयों का समर्थन कर दिया, और क्योंकि मैं बहुत ही कम भी आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि थोड़ा सा साथ भी नहीं मिलता, तो थोड़ा फिर मैं रहने दो। क्योंकि मैं एक तो एडमिशनों में फंसा हुआ हूँ, पढ़ाई के चक्कर में भी फंसा हुआ हूँ, और उसमें से मैं समय निकाल के लेके आता हूँ। तो इसीलिए लेके आता हूँ कि 7.5 लाख माता बहनों के लिए, कि उनकी आवाज रहे। कहीं भी आप जाओगे, कपिल फौजी के अलावा कोई आपकी जायज मांगों की बात नहीं करता मिलेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाखों पूर्व सैनिकों के चैनल हैं, और मैं लाखों नहीं कहूंगा, करोड़ों कहूंगा, करोड़ों अब खुल चुके हैं। कोई भी आपकी जायज मांगों के बारे में बात नहीं करता। ये कहते हैं 3.68 से फार्मूला मिल जाएगा, कल आपके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। 18 महीने के डीए पे लगी स्टैंप, कल आपके अकाउंट में एरियर आ जाएगा। ORP 3 में सिपाही को मिलेंगे 7,000 रुपये, हवलदार को मिलेंगे 12,000 रुपये, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बाहर में जो बरगलाने वाली खबरें हैं ये प्रतिदिन चलती हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें पूरी कैसे होंगी। ये सारी चीजें पूरी होंगी संविधान के दायरे में, अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाने में। ये सिर्फ अकेला कपिल भाई, आपका बेटा, यही बातें बोल रहे हैं कि जो चीजें हो जीवित रहे। अगर मैंने भी बोलना छोड़ दिया ना, तो फिर भाई आपकी मांगे और ये जो कोटाई यूट्यूबर हैं ये नाचते ही रह जाएंगे, नाचते ही रह जाएंगे। अगर मैंने भी बोलना छोड़ दिया तो फिर कम से कम मैं जंतर मंतर और आपकी मांगों के बारे में बोलता तो हूं, ये तो बोलते ही नहीं, तो आपका आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। दीवा आप लोगों ने 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पे जलाया था, तो मैं अपने शब्दों से उस दीवे के अंदर तेल डालता रहता हूं। मैं फालतू की बात नहीं, कि वो दीवा जलता रहे। कम से कम हम कुछ अच्छा ना कर सके तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां तो कुछ अच्छा कर ले। उनको हमने मंच दिया, माइक दिया और आवाज दी, अब उनका कर्तव्य कम से कम वो गर्व तक रहेंगे। उनके बुजुर्ग अच्छे थे जिन्होंने इतने बड़े 14 साल का एक संघर्ष किया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई सभी।